हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल SG ड्रीम स्टडी पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी का वायरल पेपर। और यही जो पेपर है आपका 24 फरवरी को आपका हिंदी के पेपर जो आपका है उसमें यही पेपर आपका आएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं यहीं से प्रश्न आपके 24 फरवरी को पेपर में छपेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखेंगे, सबसे पहले खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न होगा, दिया है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है वो किसके लेखक हैं? आपके द्विवेदी युग के। दूसरा ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग के। तीसरा दिया है शुक्ल युग के। और चौथा शुक्लोत्तर युग के। तो आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है प्यारे बच्चों किस युग के आपके लेखक हैं? तो भारतेंदु युग के, यानी कि आपका बी वाला जो ऑप्शन एकदम सही है। अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, यानी आपका जो गुनाहों की देवता जो है रचना है वो किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन दिया है ए में कहानी, बी में दिया है उपन्यास, सी में नाटक और डी में एकांकी। तो आपका जो गुनाहों का देवता है प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? तो आपका उपन्यास है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी कि आपका गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की। अब देखेंगे अपना अगला प्रश्न यानी तीसरा वाला, हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी हंस पत्रिका जो है प्यारे बच्चों उसके संपादक कौन थे? ए में दिया है मुंशी प्रेमचंद, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में निराला जी और डी में महादेवी वर्मा। तो आपका प्यारे बच्चों जो हंस पत्रिका है उसके संपादक कौन है? तो आपके मुंशी प्रेमचंद है, यानी कि आपका ए वाला जो ऑप्शन एकदम सही होगा। यानी हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। अब देखेंगे अपना अगला यानी चौथा वाला प्रश्न कि कलम का सिपाही की विधा है, यानी कि कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना है? संस्मरण है, बी में दिया है रेखा चित्र, सी में जीवनी और डी में आत्मकथा। तो जो आपका कलम का सिपाही है प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? तो आपका जीवनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। और प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे आपका पेपर में 24 फरवरी को यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब पांचवा प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, यानी आपका जो लहरों के राजहंस है उसके लेखक आपके कौन है? धर्मवीर भारती, बी में दिया है मोहन राकेश, सी में कमलेश्वर और डी में राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस जो है प्यारे बच्चों उसके आपके लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया एकदम सही होगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी छठा वाला प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, यानी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्यारे बच्चों क्या है? कवि है, बी में दिया है उपन्यासकार, सी में आलोचक और डी में निबंध नाटककार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसमें से आपके एक क्या है? माफ करिए कवि है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो प्यारे बच्चों आपका एकदम सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन सातवां वाला, तो दिया है आकाशदीप के लेखक हैं, यानी आपका जो आकाशदीप है उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? पहला ऑप्शन दिया है ए में अमरकांत, बी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में निराला जी। तो आपका जो आकाशदीप है प्यारे बच्चों उसके आपके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी आठवां वाला प्रश्न, तो पूछा है मैला आंचल के रचनाकार हैं, यानी आपका जो मैला आंचल है उसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, बी में दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, सी में प्रेमचंद और डी में जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों आपका जो मैला आंचल है उसके रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन दिया आपका एकदम सही होगा। अगला यानी नौवां वाला प्रश्न है कि केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, यानी केशव दास जो है प्यारे बच्चों आपके किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिपथ, बी में दिया है रीति सिद्ध, सी में दिया है रीति मुक्त और डी में प्रयोगवादी। यानी कि केशव दास जो है प्यारे बच्चों आपके किस काव्य धारा के कवि है? तो आपका जो सही उत्तर होगा रीतिबद्ध काव्य धारा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब अगला प्रश्न है रामचंद्रिका रचना है, यानी रामचंद्रिका जो है रचना किसकी है? केशवदास की, बी में दिया है बिहारी लाल की, सी में घनानंद की और डी में भूसर की। तो जो रामचंद्रिका है प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो आपकी केशवदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला प्रश्न है करुड़ रस का स्थायी भाव, यानी कि करुड़ रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या है? पहला ऑप्शन दिया है रति, बी में दिया है शोक, सी में दिया है हास्य और डी में निर्वध। तो प्यारे बच्चों आपका करुण रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? सुख होता है। और हास्य जो होता है आपका हास्य रस का होता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि उदाहरण आपको दिया और पूछा है किसका उदाहरण आपका है? किस अलंकार का? सुहत ओढ़े पित्तपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी कि आप इस पंक्ति में प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार है? उपमा, बी में दिया है रूपक, सी में उत्प्रेक्षा और डी में यमक। तो आपका इस पंक्ति में जो अलंकार है प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका एकदम सही होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, तो पूछा रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। यानी कि आपका जो रोला छंद है उसमें कुल कितने चरण होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा दिया है 2, और सी में 4 और डी में 5। तो आपका जो रोला छंद होता है प्यारे बच्चों उसमें कुल कितने चरण होते हैं, तो आपके 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी आपका जो अधिग्रहण शब्द है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग आपका कौन सा है, ये पूछा है। ए में ऑप्शन दिया है अति, बी में दिया है अधि, और सी में अध, और डी में अ। तो अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त आपका उपसर्ग जो प्यारे बच्चों है अधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है एकदम सही होगा, यानी अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका अधि है। अगला यानी 15वां प्रश्न है प्रत्यय के कितने भेद हैं। यानी जो आपका प्रत्यय होता है प्यारे बच्चों उसके कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2, और बी में दिया है 3, सी में 4 और डी में 1। यानी कि प्रत्यय जो होता है प्यारे बच्चों उसके कितने भेद होते हैं, तो आपके 2 होते हैं। यानी कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। यानी कि पहला वाला जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया एकदम सही होगा। अब देखेंगे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। और प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया प्रश्न है और यहीं से आपके 24 फरवरी के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है। यानी आपका जो तिरंगा है उसमें कौन सा समास है। पहला द्वंद्व समास, बी में दिया है द्विगु समास, सी में कर्मधारय समास, डी में तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों आपका तिरंगा में कौन सा समास है, तो आपका द्विगु समास, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। यानी जो आपका प्रत्येक शब्द है प्यारे बच्चों उसमें कौन सी संधि है। ए में दिया है दीर्घ संधि, बी में यड़ संधि, सी में वृद्धि संधि और डी में गुण संधि। तो जो आपका प्रत्येक शब्द है प्यारे बच्चों इसमें कौन सी संधि होगी, तो आपका यड़ संधि, यानी प्रतिधन 1 हो जाएगा। तो आपका यड़ संधि यानी कि बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया एकदम सही होगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी 18वां वाला प्रश्न प्यारे बच्चों। तो दिया है खीर का तत्सम रूप है। यानी खीर जो होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है, क्षीर। दूसरा बी वाला दिया है क्षीर, सी में दिया है क्षीण और डी में दिया है खीन। तो खीर का जो आपका तत्सम रूप होता है प्यारे बच्चों क्षीर होता है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन दिया आपका एकदम सही होगा। अगला है 19 नंबर नदये शब्द का वचन और विभक्ति है। यानी जो आपका नदये शब्द है उसका वचन और विभक्ति आपसे पूछा है। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, दूसरा दिया है पंचमी बहुवचन, तीसरी में दिया है षष्ठी एक वचन और डी में चतुर्थी एक वचन। तो नदये शब्द का वचन और विभक्ति जो प्यारे बच्चों आपका होगा चतुर्थी विभक्ति और एक वचन होगा, यानी डी वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही है। 20वां और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। हस्यतः धातु का वचन एवं पुरुष है। आपका पहला ऑप्शन दिया है एक वचन मध्यम पुरुष, बी में दिया है बहुवचन उत्तम पुरुष, सी में द्विवचन मध्यम पुरुष और डी में एक वचन प्रथम पुरुष। तो जो आपका हस्यतः धातु का वचन एवं पुरुष है प्यारे बच्चों आपका एक वचन और मध्यम पुरुष होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अब 21वां से आगे आपका वर्णात्मक प्रश्न यानी लिखने वाले प्रश्न। तो सबसे पहले आपको निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको गद्यांश दिए रहेंगे और उसके आधार पर 3 प्रश्न दिए रहेंगे जिसको आपको उत्तर देने रहेंगे और प्रत्येक के 2-2 नंबर रहेंगे और यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आपका गद्यांश सॉल्व करते समय आप गद्यांश को 2 से 3 बार एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, जिससे आप गद्यांश का उत्तर एकदम तुरंत लिख लें। जैसे क में दिया है मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति की मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदार था। उच्चासेकड़ और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। अब देखेंगे इसके आधार पर आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे। आपको ये आता है तो ये करिए या फिर अथवा करके आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। यानी आपका जो एक गद्यांश है इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है और इसके लेखक आपके कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी कि जब भी आपको संदर्भ लिखने को दे आप इसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब दूसरा इसमें प्रश्न दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका क्या है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है।
यानी कि आपका रेखांकित अंश जो है इसका मतलब हो जाएगा मित्रता जो होती है, यानी कि जो आपकी दोस्ती होती है उसके लिए यह आपका आवश्यक नहीं है कि दो जो मित्र होते हैं यानी जो दो दोस्त होते हैं उनका आचरण और कार्य करने की जो शैली होती है वो एक ही प्रकार की हो और एक ही काम में जो रुचि रखते हो, यह जरूरी नहीं है। यानी कि वो विभिन्न प्रकार की शैली के लोग भी हों तो उनके मित्र में जो है मित्रता हो सकती है। इसी प्रकार जो है प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। अब देखेंगे तीसरा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया आपको राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। तो यही आपका जो राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर हो जाएगा। अब ये वाला आएगा तो आप ये वाला करिए या फिर अगला वाला करिए। जैसे दूसरा वाला आपको दिया है कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है तेन त्यकेन भोज्यथा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो अब इसका जो है आपको प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो आपका जो प्रस्तुत गद्यांश है वो भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, यानी कि इसका शीर्षक आपका भारतीय संस्कृति हो जाएगा। अब इसमें दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। एक हमने बताया तो रेखांकित अंश आपका यही है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अगला है हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो आपके गद्यांश वाले प्रश्न हो गए। अब देखेंगे पद्यांश वाले। अब पद्यांश पे भी आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार गद्यांश में आपको 2 दिया रहता है, कोई ये करना का रहता है। जैसे क में देखेंगे अतुलनीय जिसके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अब देखेंगे आपका कि पहला इसमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उसी प्रकार लिख देंगे आप इसका संदर्भ कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के पंडित खंड में संकलित स्वदेश प्रेम पाठ से ली गई है और इसके कवि जो है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका संदर्भ हो जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखा है देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ में के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। यानी कि आपका जिनकी वैभव यानी यश यानी जिनकी कीर्ति को ये जो अनंत तारागढ़ है वो देख चुके हैं और कितनी बार, अगिनत बार, यानी कि लाख बार जो है ये तारागढ़ जिनके वैभव को देख चुके हैं और सुन चुके हैं उनकी कीर्ति गाथाओं को और विजय घोष के जो उनका गर्जन होता है उनको। यही आपका जो हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब लिखा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपका उपयुक्त पंक्तियों में आपका कौन सा रस है। तो प्यार बच्चों वीर रस हो जाएगा। अब देखेंगे आपको ये आता है तो ये वाला करिए या फिर अथवा में आपको दिया है ये वाला करिए। तो अथवा वाला है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन गुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जातु तात। अब ये वाला जो है आप लोग खुद से होमवर्क में दिया जाता है, इसको स्क्रीनशॉट मार के आप लोग खुद से प्रयास करिएगा एक को करने का। अब अगला यानी 23वां वाला जो प्रश्न है आपका दिया है दिए गए संस्कृत में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको जो दिया है ये इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और 2 आपको दिया है, कोई एक करना रहेगा। तो कोई एक का हम आपको बता देते हैं, एक आपको होमवर्क है। यानी जो आपका अथवा में ये वाला दिया है आप होमवर्क में करिएगा खुद से। इसको बता देते हैं यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थस्कर, पार्श्वनाथ शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहु महात्माना। तो ये जो है हमने आपको पहले भी बताया लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। इसका संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से है। यानी आपका इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से है। अब इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह नगरी जो है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, महात्मा बुद्ध तीर्थ स्थान, पार्श्वनाथ जो शंकराचार्य हैं, कबीर गोस्वामी तुलसीदास ने जो है अनेक भाषाओं में जो है
इसका जो है आपका क्या किया है, अनेक भाषाओं में अपने लेख लिखे हैं। तो यही जो है आपका इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। बाकी यह न केवल दर्शन साहित्य बल्कि धर्म काल क्षेत्र अपि यह नगरी जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है आपकी कृति लोकी विश्रुता, यानी कि यह नगरी कई चीज़ों के लिए आपकी प्रसिद्ध है। तो यही कुछ जो है आपका इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अब अगला आपका है पद्यांश से, इसमें भी पूछता है। संस्कृत में दो आपका दिया है। जैसे पहला वाला है तो इसका देखेंगे तो इसका श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी इसका संदर्भ देखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इसका आपका हो जाएगा संदर्भ, और हिंदी अनुवाद आप लोग खुद से करिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न तो दिया है, अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और यहाँ से आपके 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये आपका जिला अनुसार होता है, तो आप लोग अपने जिले अनुसार पढ़ लीजिएगा। जैसे किसी जिले का आपका मुक्तिदूत होता है, किसी जिले का आपका ज्योति जवाहर होता है, तो कहीं का आपका मेवाड़ मुकुट होता है, तो किसी जिले का आपका अग्र पूजा होता है, और किसी जिले का आपका जय सुभाष है, और कहीं का आपका मातृभूमि है, कहीं का आपका कर्ण खंड काव्य है, और कहीं का कर्मवीर है, और कहीं का तुमुल है। तो आप लोग जो है अपने जिले अनुसार पढ़ लीजिएगा कि आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला यानी 26वां आपका जीवन परिचय से है, और हमने जीवन परिचय आपको बता दिया है प्रॉपर वीडियो में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो इसमें आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया है, और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, फिर जयशंकर प्रसाद का है, फिर ख में आपका कवि का जीवन परिचय देना रहता है और उनकी जो है रचना के साथ। तो पहला आपको गोस्वामी तुलसीदास का याद करना है, दूसरा सुमित्रानंद पंत का, और तीसरा महाकवि सूरदास का। अब अगला देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी अपनी पाठ्य पुस्तक जो है आपको कोई एक श्लोक लिखना रहेगा जो कि इस पेपर में ना आया हो, यानी कि पेपर में ना आए हुए श्लोक को आपको लिखना रहेगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि जो आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और किन्हीं 2 का जो है आपको संस्कृत में उत्तर देना रहेगा। और ये जो आपके प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब अंतिम प्रश्न आपका जो है निबंध है, और 9 नंबर का पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे आपका भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर आप लोग निबंध देख लीजिएगा। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर भी आप लोग निबंध देख लीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या, ये भी आपका महत्वपूर्ण निबंध है। विज्ञान के चमत्कार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट निबंध है। अगला है मेरा प्रिय कवि, तो इसको आप नहीं देखेंगे भी तो ही कोई बात नहीं है। एक आपका पर्यावरण प्रदूषण पर पूछता है। बाकी प्यारे बच्चों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं या सॉल्व कराए गए हैं सभी को आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि 24 फरवरी के आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे।